सरकार का भी दिल होता है और जब दिल से काम ना करे तो बड़ा बेदिली का माहौल जो है वो तैयार हो जाता है। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। आज छोटा शिमला में एक बड़ा हंगामा हुआ और हंगामे की जो वजहें थी वो बहुत सारी थी, कोई एक वजह कहे ऐसा कुछ नहीं था। और जब ये वजहें सामने आई तो हाव भाव उस वक्त लोगों के क्या रहे होंगे और इस खबर के बाद आपके मन में क्या हाव भाव आएंगे, ये जरा इस दृश्य को देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा। मुख्यमंत्री महोदय अपने जरा उस कुर्सी को देख लो, उसके स्क्रू जो है ना हिलने शुरू हो गए हैं। आज आप देख रहे हैं कितनी भारी तादाद में यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं। देखा आपने, ये वो सचिवालय है जिसे किसी भी गवर्नमेंट का हार्ट माना जाता है और ये हार्ट अब फेल होने के कगार पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। एक तरह की जो हार्ट में ब्लॉकेज होती है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉकेज अब सरकार के दिल की जो नसें हैं या जो धमनियां हैं उनमें नजर आने शुरू हो चुकी है। कितनी बड़ी बात कह दी सचिवालय का जो संघ है, उनके नेता संजीव शर्मा ने कि मुख्यमंत्री की कुर्सी के नट बोल्ट अब ढीले होने शुरू हो चुके हैं। और मसला यहां तक रहता तो अलग बात थी, क्योंकि इसके साथ जो संजीव ने कहा वो और ज्यादा एक तरह से सनसनी पैदा करने वाला था। और जब कहा तब भी वो बड़े अकाट्य तर्कों के साथ कहा। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो साथ में बिल्डिंग बनी है, इसका जब इनॉग्रेशन हुआ तो 2 महीने के बाद इसकी अल्ट्रेशन शुरू होगी। यहाँ पे जी 2 मंत्री जी बैठ रहे हैं और 2 मंत्री ने, एक मंत्री ने 50 लाख की रेनोवेशन, 2 मंत्री मतलब 1 करोड़ रुपया रेनोवेशन में लगा दिया। और मेरे को भी कोई बता रहा था जो वहाँ पे लाइटें लग रही है ना, वो भी 18 हज़ार रुपए की लाइटें लग रही है। उस पर जो फर्नीचर आ रहा है वो कहते महाराष्ट्र से आएगा, इसके लिए इनके पास पैसा है। तो देखा आपने, पंडित जी ने जो एक सरकारी कथा थी उसका खर्चे वाला अध्याय पूरा सुना कर रख दिया। बता दिया ना कि 2 मंत्रियों के लिए 50-50 लाख रुपए उनके कमरों पे खर्च हो रहे हैं, 18 हज़ार की लाइटें लग रही हैं और साथ में जो फर्नीचर है वो भी प्रदेश से बाहर से आ रहा है। अब सवाल उठता है कि अगर ये आरोप हकीकत में सत्य हैं तो फिर क्या जो सरकार है वो झूठ बोल रही है? क्योंकि आम आदमी के लिए जब बजट की बात आती है या फिर राहतों की बात आती है तो राहतों में भी कटौती, बजट में भी कटौती। फिर सवाल उठना लाजमी है कि जब औरों के लिए कटौती का बंदोबस्त है तो फिर अपने लोगों के लिए क्यों नहीं? आप थोड़ा सा और विस्तार से सुनिए। अब जब एक दिन मुख्यमंत्री इसको देखने गए तो उसके बाद उन्होंने देखा कि वाकई यार ये तो बड़ा आलीशान बन रहा है। तो फिर जब मुझे लगता बड़े कमरे में गए, फिर उन्होंने सोचो ना यार मेरा कमरा तो ऐसा है, तो उन्होंने भी एक फरमान जारी कर दिया कि मुख्यमंत्री के लिए भी एक कार्यालय बनाया जाए। और उसके लिए मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, उसके लिए भी मुझे जो पता चला है कि 19 करोड़ 72 लाख 19 हज़ार रुपया रिलीज हो गया है। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल गई है। 19 करोड़ का मुख्यमंत्री के लिए भी बन रहा है। क्या ये सच में सच हो सकता है? ये तथ्य जो संजीव शर्मा ने कहा ये इतना अकाट्य है क्या? क्या इसकी कोई काट नहीं है? क्योंकि संजीव शर्मा ने ये कह दिया कि 19 करोड़ के करीब का जो खर्चा है वो अब सीएम ऑफिस को बदलने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। अगर ये सत्य है तो फिर ये भी 100% झूठ है कि जो सरकार कह रही है वो सच है। क्योंकि सरकार ये कह रही है कि प्रदेश में आर्थिक संकट जो है वो गहराया हुआ है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सत्ता ग्रहण करने के साथ ही एक दौर में ये बात भी कही थी कि हिमाचल के जो हालात हैं वो आने वाले वक्त में श्रीलंका की तरह हो सकते हैं। तो फिर प्रबंधन किस तरफ जा रहा है अगर ये सत्य है तो? अगर एम्प्लॉइज यूनियन का जो आरोप है अगर वो सत्य है तो फिर जो ये आर्थिक संकट है ये पैदा कौन कर रहा है? नेता कर रहे हैं, आम आदमी कर रहे हैं। तो इन तमाम चीजों के ऊपर अब गौर करना बेहद जरूरी होता चला जा रहा है। संजीव ने
अपनी हर बात में बिल्कुल तर्क ऐसे रखे कि सामने वाला या सरकारी पक्ष जो हकीकत में होता है वो शायद ही इसके जवाब दे पाए, बशर्ते ये आरोप सत्य हुए तो। विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर भी उन्होंने बात कही, क्या कहा जरा ये सुन लीजिए। उनके जो कोठी थी उसके ऊपर कितना खर्च हुआ ये भी सुन लीजिए। कहते हैं स्पीकर के लिए हमारे को पता चला जो स्पीकर का बंगला बन रहा है उसमें 2 करोड़ खर्च हो चुके हैं, अभी पता नहीं उसमें कितना खर्च हो रहा है। अब लगे हाथ ये भी सुन लीजिए कि मंत्री, विधायक, तमाम जो हमारे आका हैं सियासत में, माई बाप बनते हैं हर किसी के, उनका खर्चा कितना है। जरा ये विधायकों का जो मेट्रोपोल हॉस्टल है उसके बारे में भी जरा ये जानकारी ले लीजिए। अब रहे एमएलए लोग, एमएलए के लिए भी देखो क्या है, कहते हैं वहाँ पे जो एमएलए का वो इनका है हाउस है परे मेट्रोपोल, उसको डिसमेंटल करके वहाँ पे भी 100 करोड़ रुपए का कहते बजट ने प्रावधान रखा है, वहाँ पे भी बिल्डिंग बढ़ रही है। 100 करोड़ धन्य, वहां पर भी खर्च होगा अगर सारी चीजें कही जाए। अब सबसे बड़ा अगला एक झटका देखिए। और उसके बाद जैसे चंडीगढ़ जाते हैं लोग, वहाँ पे भी कहते हैं हिमाचल भवन ऑलरेडी इतना अच्छा है उसको तोड़ के कहते हैं वहाँ भी नई बिल्डिंग बनेगी, तो इसके लिए पैसा है इनके पास। यहाँ पे हम यहाँ देखते हैं अधिकारियों को, इनके कमरे में जाओ आप, लाखों रुपए की जो ना एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी हो रही है। लगते या तो माननीय मुख्यमंत्री मुझे लगता 15 साल के लिए आए हैं, पर इनको ये नहीं पता कि जिस कुर्सी पे ये बैठे हैं ना उसका जो एक पावा है वो कर्मचारी का होता है। आरोप ये भी लगा कि हिमाचल भवन जो कि चंडीगढ़ में है उसको भी दोबारा तोड़कर रिकंस्ट्रक्ट करने का एक बंदोबस्त जो है वो हो चुका है। हमारे पास ये खबर है, हम इस खबर को विस्तृत रूप से आपके सामने लाएंगे और तथ्य भी देंगे। लेकिन जो आरोप आज सचिवालय में लगे, गेट मीटिंग में लगे, वो सरकार की आंखें खोलने वाले हैं। अब चलते चलते जरा ये भी सुन लीजिए कि आम आदमी के दिमाग में या कर्मचारियों के दिमाग में चल क्या रहा है। ना डीए ऋण मिल रहा है, डीए मिल रहा है, ना डीए ऋण मिल रहा है, ना पे ऋण मिल रहा है, तो लोगों में बहुत निराशा थी। तो इसीलिए जब हमने मीटिंग की तो हमने डिसाइड किया कि हम जो है एक जनरल हाउस करेंगे। पहली बार हुआ है कि आज जो है सचिवालय को ये मांगे उठानी पड़ रही है, और उसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है तो उसके बाद हम मास कैजुअली पे जाएंगे। मास कैजुअली से क्या होगा, पूरा सचिवालय का कर्मचारी बाहर आ जाएगा। मैंने माने नहीं कि मुख्यमंत्री बोलो, ना मुख्यमंत्री के पास भी ना कोई पीएन मिलेगा उनको पानी पिलाने के लिए, ना उनको गाड़ी लाने के लिए ड्राइवर मिलेगा। इसी तरफ जितने भी मंत्री हैं, जितने भी यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स हैं, हम सब कुछ ठप कर देंगे। तो हमारे ऊपर अगर जो मर्जी केस लाना होगा हम उसके लिए तैयार हैं। हम तो अब सर पे कफन लेके चले हैं। हमने सोच लिया है कि अब ये लड़ाई आर पार की है। हम इनसे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। है ना शर्मनाक बात कि अगर ये तमाम लोग बाहर चले जाते हैं, पीएम तक चले जाते हैं, जो ड्राइवर्स हैं वो चले जाते हैं, ड्यूटी से हट जाते हैं, फिर कौन लुक आफ्टर करेगा इन चीज़ों को? किसके दम पर ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखी जाएंगी? अब ये तमाम चीज़ें तो आपने सुन ली। अब इस जो कड़वाहट है, जो सरकार की दिल की धमनियों में रुकावट है, उसकी वजह क्या बना, जरा ये भी सुन लीजिए। अब तो पानी सर से ऊपर बह गया है। हम बार बार माननीय मुख्यमंत्री से मिलते रहे कि देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, सचिवालय की बहुत सारी मांगे हैं, और सबसे जो बड़ा मुद्दा था जिसमें आज ये सारे लोग इकट्ठे हुए हैं वो है डी एरियर और पे स्केल एरियर। कर्मचारी को पे एरियर बिल्कुल नहीं मिला है, सिर्फ 50,000 रुपया मिला है हर कर्मचारी को पे एरियर, जो कि पिछली सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय जयराम जी ने दिया था। कह दिया ना, अब तो पानी सिर के ऊपर से बह गया है। और संजीव ने बाकायदा ये भी बताया कि पानी क्यों बहा। शर्मा ने तार ठोंक कर ये भी बताया कि ये जो पीए एरियल है ये एक तरह से कर्मचारी वर्ग की उम्मीदों का वो एरियल होता है जो सत्ता के आसमान पर सिग्नल कैच करने के लिए बेहद जरूरी होता है। सन 1986 से लेकर मौजूदा दौर तक किस तरह से हर पे एरियर का उन्होंने जिक्र किया, जरा ये सुन लीजिए। पहले जो पे एरियर है एक मुश्त दिया जाता था। मुझे याद है 1986 का जब पे स्केल मिला था तो उसका जब एरियर मिला था लोगों को तो वो 2-3 लाख रुपए मिला था। अब बताइए इससे बड़ा तर्क क्या होगा कि जब 1986 में एरियर मिले थे तो कर्मचारियों ने, कईयों ने प्लॉट लिए, कईयों ने घर बनाए।
अब क्या हो रहा है? 2016 तक बात पहुंच गई है आगे, पिछली सदी से निकलकर नई सदी तक बात आ गई। लेकिन नई सदी क्या नया दिखा रही है कर्मचारियों के लिए, और वो भी उस प्रदेश में जिसमें ये कहा जाता है कि यहाँ सियासत की धुरी जो है वो कर्मचारियों के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन अब कर्मचारी तो उस सरकार के इर्द गिर्द घूमने के लिए तैयार नहीं है जिस सरकार के इर्द गिर्द घूमने से जो सत्ता है वो आगे बढ़ती है और आम आदमी तक पहुंचती है। अंत में एक चीज और देखिए, जरा सुनिए संजीव शर्मा कह रहे हैं। इंतज़ार करते थे कि जब पे एरियर मिलेगा तो लोगों ने पहले ही प्लानिंग बना रखी होती थी कि इस बार के पे एरियर से हम प्लॉट लेंगे। कोई सोचता था कि हम मकान बनाएंगे, कोई सोचता था हम अपनी बेटी की शादी करेंगे, कोई सोचता था हम बेटे की शादी करेंगे। तो मतलब पे एरियर का इंतज़ार रहता था, 10 साल के बाद पे एरियर मिलता था, पे स्केल मिलते हैं। एरियर में विसंगतियों को लेकर अपना पक्ष कर्मचारी नेता ने सामने रखा, और ये दर्द कोई अकेले संजीव शर्मा का नहीं है, ये हर उस कर्मचारी का है जो प्रदेश में विकास के मामले में अपना सहयोग देता है। इसी से इनकार नहीं किया जा सकता। बरसों पहले एक कैंची की जो एडवर्टाइजमेंट थी वो आया करती थी, उसमें ये कहा जाता था कि दादा खरीदे पोता बरते, यानी कैंची की जो धार है वो ऐसी रहेगी कि दादाजी खरीद कर जाएंगे और आगे उनका बेटा फिर पोता खरीदेगा। लेकिन ये कैसी व्यवस्था है, ये कैसा भरोसा है कि अब हालात ऐसे बनने शुरू हो चुके हैं कि दादाजी का एरियर पोते का पोता खाएगा। उन्होंने बिल्कुल उस तरीके से बताया है कि जिस तरह से सरकार ने एक तरह से बंदोबस्त किया है या बताया गया है, तो उसके तहत लगता नहीं कि जो एरियर है वो जिंदा रहते हुए किसी भी एम्प्लॉय को मिल जाएगा। तो इससे बड़ी सवाल या फिर इससे बड़ी जो उल्हाने हैं वो क्या होंगे जो अब सरकार को कर्मचारी देने शुरू हो चुके हैं। उसके बाद जो 96 का एरियर मिला उसमें किस्तों में दिया सरकार ने, 2-3 किस्तों में दिया, तब भी सरकार कर्मचारी कुछ ना बोला। उसके बाद जो 2006 का एरियर मिला वो भी चलो कुछ किस्तों में दिया, लेकिन जो ये 2016 का एरियर है ये तो मिला ही नहीं, सिर्फ 50,000 रुपये मिला है। तो माननीय मुख्यमंत्री मिले, इन्होंने एक बार फरमान जारी किए थे कि जो एरियर है इसको उन्होंने 0.025% के हिसाब से दिया था, यानी कि जो एरियर है ये हमें 32 साल में मिलना था। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से महोदय से मिला, मैं कहा साहब ये जो एरियर है ना ये हमारे को 32 साल में मिलेगा, 32 साल में कोई और रहेगा इसको, तो मैं कहा आपने हमारे को नहीं दिया, इस एरियर को तो लगता है आपने हमारे पोते के दोतों को दिया है। खैर मुद्दा है और आम कर्मचारी के साथ जुड़ा हुआ है, और आम कर्मचारी को अगर एक तरफ रख भी दे तो उसके परिवारजनों से जुड़ा हुआ है। फिर सवाल तो अंत लास्ट में सरकार की झोली में यही जाता है कि अगर ये आरोप सच है तो फिर ये भी बताइएगा हजूर कि जिस तरह की कटौती का ऐलान तमाम अफसरान कर रहे हैं और नेता उनकी ताल में ताल मिला रहे हैं, उससे बेहाल हो कौन रहा है। धन्यवाद। गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पर ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल्स जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।